जो जहाँ पे हमारे जो ने सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल जो वो ज़्यादातर जो अब हम बात कर रहे होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है जो रेडियल अलोंग द रेडियल डायरेक्शन जो है वो दैट अलोंग द रेडियल जो फोर्स लग रही होती है दैट इज होती है सेंट्री फ्यूगल। और जो अवे फ्रॉम द रेडियल जो लग रही होती है वो होती है सेंट्री। जब भी कोई चीज को अगर हमें कर्व पाथ पे लेके आना है या कर्व पे चलाना है या टर्न करवाना है तो हर हाल में जो वो एक मतलब और एडिशनल जो वो फोर्स की जो वो जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट तब लगा दो जब हम नॉन इनर्शिया फ्रेम से सोच रहे होंगे, जैसे स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट जो वो किया था। तो अभी फिलहाल कि अगर सपोज व्हीकल को टर्न करना है, मान लो ये जो है वो तुम्हें आ सकता है कि एज ए डेरिवेशन भी कि एक व्हीकल है, व्हीकल को टर्न करना है। एक व्हीकल को जो है वो टर्न करना है, व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न या कर्व्ड टर्न जो है वो कुछ भी कह सकता है। व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर या प्लेन कर्व्ड और टर्न। तो हमें बताना है कि किस मिनिमम जो है वो कितनी जो है वो वेलोसिटी से टर्न करे, सेफ वेलोसिटी से, ताकि जो है वो स्किड ना करे। So when a vehicle takes a turn on the horizontal road, हर हाल में टर्न लेने के लिए it required a centripetal force। अब ये है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको कोई ना कोई जो है वो होना चाहिए जिसकी वजह से ये लगे। तो वो कौन है जिसकी वजह से जो है वो जो है वो ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी? वो होगा द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड। ग्राउंड यानी कि ग्राउंड और टायर का जो कांटेक्ट आया उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, उसकी वजह से जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो वो प्रोवाइड कर जाती है। मतलब अगर ये एक इस तरह से कर्व जो है वो, चाहे मैंने अभी अपनी तरफ ऐसे लेफ्ट की तरफ कर्व होना है या इसे तुम राइट की तरफ घुमा सकते थे, जैसे मर्जी कर्व होना चाहिए बस। अब ये कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, यानी रोड जो है वो ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल जो है वो हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है। अब इस हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे लेट्स से ये कोई व्हीकल ऐसे बना देते हैं, और जब टर्न किया जा रहा होगा तो टर्न करने के लिए जो है वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अब कर्व जिस तरफ है तो यही हो गया ना कि ऐसे सोच सकते हैं कि ये इस तरह से जो है वो ये कर्व सर्कुलर टर्न जो है वो सर्कुलर कर्व जो वो लिया जा रहा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो वो चाहिए इसे कर्व को टर्न करने के लिए, वो इस तरह से कुछ ये फ्रिक्शन एफ, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो ये नॉर्मल रिएक्शन, और इसका ये वेट mg, कुछ ये सिचुएशन जो हो रही होगी। w जो है वो वेट जो है ऐसे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल कांटेक्ट जो है वो नॉर्मल फोर्स जो है ऐसे लग रही है। तो जो फोर्स लग रही होगी दी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the कौन सी फोर्स है? इट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स
frictional force from the ground। तो यहाँ पे ग्राउंड से जो वो कांटेक्ट जो आया, तो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी बात हो रही है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो पहले तो देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला क्या था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो थी F इज इक्वल टू, वो था फार्मूला mv² r। अब v क्या है, जिस वेलोसिटी से जो वो ये जो गाड़ी है उस v का जिस वेलोसिटी कर रहा है वो होगी v, और r जो है वो जो रेडियस है उस कर्व्ड पाथ का, उस टर्न का, उस सर्कुलर टर्न जो हो रहा है उसका रेडियस हो गया r। अब जैसे कि हमने बोला कि सिंस मैक्सिमम फ्रिक्शनल जो वो जो हो लग रहा होगा, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, उस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और म्यू एस भी लिख सकते थे बट अभी मैं डायरेक्ट म्यू ही लिख रहा हूँ, और एन की जगह जो वो क्या रिप्लेस कर देंगे, एन जो वो यहाँ पे पता चल रहा है दैट इज इक्वल टू एम जी है। अब तक तो ये क्लियर हो गया होगा, डायग्राम से पता चल रहा है कि एन कितना लग रहा है, दैट इज इक्वल टू एम जी। अब ये अगर सेफ टर्न करना है, मतलब सेफ टर्निंग के लिए हर हाल में, सेफ टर्न किस फोर्स की वजह से होता है, पहली तो बात है कि टर्न जो किस फोर्स की वजह से हुआ, ये वाली फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और इस फोर्स को प्रोवाइड जो वो कौन कर रहा है, वो कर रहा होगा फ्रिक्शन। अगर सेफ अगर टर्न करना है तो हर हाल में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हर हाल में जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो या एटलीस्ट इक्वल हो, तभी जो वो ये टर्न जो वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज जो व्हीकल जो वो स्किड कर जाएगा। तो अब कितना जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि अगर सेफ टर्न करना है, फॉर सेफ टर्न दिस फ्रिक्शनल फोर्स जो वो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अभी फिलहाल मैंने एफ से जो वो कर जो ग्रेटर और इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एफ के लिए फार्मूला हमारे पास था म्यू इंटू एम जी, और एफ के लिए जो वो फ्रिक्शन फोर्स के लिए फार्मूला था एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो सिर्फ हमें वो पूछा होता है कि जो वेलोसिटी है कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी जो वो कितनी हो सकती थी, एम से एम जो वो कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या आ गया, v इज v इज इक्वल टू v इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी का अंडर रूट। ये वेलोसिटी जो है वो क्या है, जो मैक्सिमम जो है वो, ये फार्मूला बन गया वेलोसिटी के लिए कि कितनी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कितनी हो सकती थी, म्यू आर जी फॉर द सेफ टर्न, या ऐसे बोल सकते हैं, और विदाउट स्किड, विदाउट स्किडिंग। कि पूछा जाए कितनी वेलोसिटी हो सकती है स्किड या स्लिप, वर्ड कोई भी जो भी हो, तो और म्यू की वैल्यू अगर पूछी जाती है कि मिनिमम म्यू की वैल्यू जो वो क्या हो सकती थी, तो म्यू अगर यहाँ से निकालना होता तो म्यू कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर जी के पूरी रूट आ रहा होगा, नहीं आर जी ने वी का स्क्वायर कर दिया तो रूट खत्म हो गया, यस। तो म्यू जो है वो हमारा कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी, सेफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर जी, तो अगर म्यू कैलकुलेट करना होता है तो ये म्यू हो जाता, अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर नॉट स्लिपिंग, ये जो म्यू है
minimum value of mu for not slipping, yes, skidding. बिना स्लिप किए जो वो ये फ्रिक्शन हर हाल में जो वो होना चाहिए. So this is the required expression for the velocity जो maximum safe turn के लिए velocity हो सकती थी, या तो म्यू आर जी के इक्वल या उससे जो है वो कम. अगर ज्यादा होगी तो पूछा जो होता है कि अगर स्किड करना है तो इसकी वेलोसिटी क्या म्यू आर जी से अगर ज्यादा होगी तो डेफिनेटली क्या करेगा, स्किड कर जाएगा. अब इसी को, अब ऐसा तो नहीं होता कि जो रोड होते हैं जो जब हम टर्न कर रहे हैं तो जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स जो चाहिए टर्न करने के लिए वो फ्रिक्शन से तो प्रोवाइड कर दी, पर क्या फ्रिक्शन जो है वो सोचा जाए कि हमेशा जो है वो सेम रहता है, यानी रोड और टायर का जो कांटेक्ट की वजह से जो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो अपोजिशन फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, क्या वो हमेशा जो है वो सेम रहती होगी? तो ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा इस चीज का, नो. क्यों? क्योंकि अगर जब बारिश हो रखी होगी, रोड जो वो स्लिपरी होगा, तो वहां पे फ्रिक्शन जो उस केस में जो वो कम हो गया होगा, तो हमें स्पीड जो वो उसके हिसाब से जो वो चेंज करनी पड़ेगी. या हमारा जो रोड है, जो योर जो टायर है, ऑफ कोर्स टायर जो वो यूज्ड टायर है, यानी जो ज्यादा जो वो ये फ्रिक्शन की वजह से घिस गए होंगे, तब भी जो है वो हमारा फ्रिक्शन जो है वो क्या कर गया होगा, कम हो गया होगा. ऐसे केस में जो है वो हम सिर्फ फ्रिक्शन पे ही डिपेंड नहीं रह सकते कि हमारा जो कार जब स्किड ना करने के बजाय सही सेफली जो वो टर्न हो जाए, तो हम टोटली सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते. इसलिए जो है वो इसका तरीका ढूंढा, और रोड को जो है वो जब हम कर्व्ड रोड को जो है वो टर्न लेते हैं, कर्व रोड पे जब टर्न लेते हैं तो उस रोड को जो वो बैंकिंग कर देते हैं. तो इसे इसको फिनोमेना मतलब बैंकिंग ऑफ रोड. तो ये बैंकिंग ऑफ रोड जो है कि रोड इज बैंक्ड, तो पूछा जाए व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है कि द आउटर एज ऑफ द रोड इट इज द ऑफ रेजिंग. हम कह सकते हैं कि बैंकिंग का क्या मतलब है कि इट इज अ फिनोमेना ऑफ raising the outer edge then the inner edge. यानी एक एंगल पे जो वो बैंक कर दिया. द फिनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज देन द इनर एज इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड. इसमें जो है वो, अब सोचो कि क्या फर्क पड़ा होगा जब बैंकिंग जो है वो कर दी होगी. अब थोड़ा ऐसे सोच सकते थे, मैं एक बार फिर ड्रॉ करूंगा डायग्राम. पहले जो सिचुएशन थी, ये अभी भी कर्व्ड रोड है, थोड़ा कम कर्व दिख रहा होगा, बट ये कर्व्ड रोड है. करने के लिए तो वो जो वो रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल था, सरफेस जो उसका हॉरिजॉन्टल था. अब हमने क्या किया, थोड़ा बैंक मतलब आउटर एज जो वो इनर एज से जो वो रेज कर दी. अब ये जो अभी ये साइड ये हमारी क्या है, आउटर एज है. आउटर एज को इनर एज से रेज कर दिया, तो ये बैंकिंग मतलब कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा ना ये. अब इस सिचुएशन में जो वो चेंज जो वो क्या आया होगा, पहले जो रोड जब हॉरिजॉन्टल था तो उसका व्हीकल का जो वेट था और जो नॉर्मल रिएक्शन था वो बैलेंसिंग कंडीशन में लग रहे थे. अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, देखो अगर कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो एन है, कांटेक्ट जो फोर्स है, अभी भी जो कांटेक्ट फोर्स है वो कैसे आई होगी, जो कांटेक्ट फोर्स है वो तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो है वो. तो जो इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे ये कुछ
इस तरीके से जो है वो ये n जो है वो ऐसे लग रहा होगा। ये n जो है वो अब कंपोनेंट में और mg जो है वो कैसे है, ये लग रहा है mg वेट इसका। अब इस n को जो है वो कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। इसका n का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये बन गया n cos थीटा, और ये जो बन गया हो गया n sin थीटा, और एक और जो वो कांटेक्ट की वजह से जो वो फोर्स लग रही होगी दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स। अभी चलो मैं फ्रिक्शन को अभी सिंपली पूरे पूरे को निग्लेक्ट करके चलूं, तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि किस फोर्स की वजह से जो है वो, या ये कहा जाए कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन था फ्रॉम द रोड विच इज इंक्लाइंड विद द व्हीकल, जो हमें हमें दिख रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द normal reaction. Now this provide the necessary centripetal force for taking the curve. Turn लेने के लिए जो वो n sin theta जो है वो हमें अब necessary centripetal force जो वो provide कर रहा होगा। Here हमने जो है वो लिया हुआ है कि the friction जो है वो totally जो vanish हो गया, मतलब friction जो है ही नहीं। तो ऐसे केस में जो वो सेफ टर्न लेने के लिए जो वो क्या करा जा सकता था, तो क्लियरली लिख सकते थे कि n cos थीटा, ये वाली जो है वो बड़ा रेयर चांस होगा कि तुम्हें पूछा जाएगा ऐसे वाला कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो उसका उसके लिए सेफ वेलोसिटी जो है वो निकालो। तो n cos थीटा जो किसके इक्वल, mg के इक्वल, और जो n sin थीटा है, n sin थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स के, तो mb स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे तुम्हें ये कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, लेट करनी पड़ेंगी कि let m be the mass of the vehicle, let r be the radius of the that, let v the velocity, vehicle is taking the curve और टर्न जो लिया जा रहा है, तो एंड द लेट थीटा बी द बैंकिंग एंगल। तो एंगल थीटा जो है वो क्या हो गया, हमारा बैंकिंग एंगल हो गया। नाउ हियर द जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट नॉर्मल रिएक्शन को जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट जो है n cos थीटा वो वेट के इक्वल होगा, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है that gives the necessary या provide the required centripetal force। तो सिंपली इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए फार्मूला मिल जाएगा, v के लिए क्या फार्मूला आ गया, v इज इक्वल टू आ गया बच्चों r g tan थीटा। यही आया। जब हम डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, m से m कैंसिल, यस r g tan थीटा एंड अंडर रूट। सो v इज इक्वल टू r g tan थीटा। या तुम्हें बैंकिंग एंगल फाइंड करने के लिए बोला होता तो tan थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाता, tan थीटा विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। r जो है वो कर्व्ड पाथ का रेडियस है और v जो है वो वेलोसिटी है। तो ये दो चीजें जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे, एक बैंकिंग एंगल और दूसरा जो है वो वेलोसिटी, दैट v इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पे इसी का जो है वो सिचुएशन, मान लो फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व करना होता, मतलब फ्रिक्शन भी लग रहा है, अभी तो हमने टोटली जो है वो यहाँ पे कर दिया कि फ्रिक्शन को जो है वो खत्म कर दिया, तो जो है वो ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कितनी ली जा सकती थी, v इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा के ऊपर। तो बैंकिंग एंगल पे जो है वो, तो हमने क्या किया कि अगर फ्रिक्शन जो है वो नहीं भी हो तब भी जो है वो हम सेफ टर्न जो है वो कर सकते हैं, और वो वेलोसिटी कितनी, आर जी टैन थीटा। अब हम दूसरा केस करने जा रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे। अब फ्रिक्शन ये जो वो ऐसे पूछा जा सकता है, सेम यही कि बैंकिंग ऑफ रोड है और तुम्हें एक्सप्रेशन निकालना है वेलोसिटी के लिए कि कितनी वेलोसिटी से जो है वो, कई बार वो बोलता है ऑप्टिमम वेलोसिटी बताओ तो वो कितनी है, या जो वो मिनिमम वेलोसिटी जो वो कितनी से जो वो सेफ टर्न लिया जा सकता है, और जिसमें जो वो फ्रिक्शन या और जो है वो वेलोसिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व
वो डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन में जो वो उसने मेंशन कर रखा होगा कि फ्रिक्शन भी लग रहा है और रोड बैंक भी है, तो ऐसे केस में बताओ वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन क्या होगा। तो अब हम इसको जो है वो कुछ इस तरह से जो वो करेंगे कि रोड जो है वो बैंकिंग भी है, तो ये बैंकिंग का हो गया। अब जो है वो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो ऐसे, क्योंकि सरफेस के अलोंग, तो ये F और ये जो है वो mg, ये n, तो ये n cos थीटा और ये जो है वो n sin थीटा। ये सिचुएशन हो जाएगी। तो F जो है n जो है n sin थीटा, ये ऐसे आया ना, n sin थीटा, जो कि F जो है वो भी कांटेक्ट फोर्स जो आ रही है वो भी, इसका भी एंगल जो वो, ये मान लो ये एंगल जो वो कितना होगा थीटा, तो इस F के कंपोनेंट हो जाएंगे, ये बन जाएगा F cos थीटा और ये वाला जो बन जाएगा F sin थीटा। Now again n cos theta will be equal to f sin theta plus mg, और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब उसमें दो चीजें हेल्प कर रही होंगी, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी हेल्प कर रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हेल्प कर रहा होगा इन टेकिंग अ टर्न। तो दोनों को जो है वो अब हम फ्रिक्शन वाले को भी इन्वॉल्व कर देंगे और दूसरे को भी जो है वो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था उसको भी जो है वो इन्वॉल्व कर देंगे। तो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर कि n cos थीटा is equal to f sin theta plus mg, और दूसरी इक्वेशन जो लिखी जा सकती थी दैट इज f cos theta plus n sin theta is equal to the necessary centripetal force which is mv square upon r। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको सॉल्व करके, जैसे हम f को जो रिप्लेस कर सकते हैं म्यू इंटू एन से, क्योंकि एज वी नो मैक्सिमम फोर्स जो f जो वो किसके इक्वल हो सकता है, म्यू इंटू एन के। तो जहां f लगा हुआ है वहां म्यू इंटू एन लिख देंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन थी, मान लो इसको फर्स्ट कह दो, इसको जो वो सेकंड, या ऐसे कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को जो है वो बाद में लिखो, पहले जो है वो फर्स्ट इक्वेशंस को जो है वो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके जो वो लिख लो। तो n cos थीटा इज इक्वल टू, f को रिप्लेस कर सकते हैं म्यू इंटू एन से, तो म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी। सो n cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहां से हम n की वैल्यू जो वो कैलकुलेट कर सकते थे, एक तो तरीका ये हुआ।
तो यहाँ से n का वैल्यू जो वो क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ध्यान से जो वो स्टेप करते चलना, कहीं गलती आ रही होगी तो वो एकदम से करेक्ट कर देना। अब दूसरी जो इक्वेशन कि जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स होगी वो कौन कौन से और फोर्सेस ने जो उसे प्रोवाइड किया। एक है फ्रिक्शनल फोर्स का जो कंपोनेंट है F cos थीटा, और का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच इज N sin थीटा। तो दूसरी इक्वेशन लिखी जा सकती थी F cos थीटा प्लस N sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। r जो है वो उस कर्व्ड पाथ का जो वो रेडियस रहेगा। यहां से भी यहाँ f जो है वो इसको लिख सकते थे म्यू इंटू एन, म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हमारा एम है ये v निकालना, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी होगी अपॉन आर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो n है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा n कॉमन, तो बचा क्या म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बचा ना, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। नो ये जो n आया था पहले, मतलब चाहे इसको जो भी इक्वेशन दे सकते थे कि मान लो इक्वेशन नंबर कहाँ गया n, ये इक्वेशन, इसको 1 देना। अब इस n की वैल्यू जो वो इसमें जो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो n की वैल्यू थी mg अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में n को रिप्लेस कर दो, ये ऊपर जो है वो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, मैं साइन थीटा को पहले लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, कोई इशू नहीं इसके साथ, ऐसे लिख सकते थे। अब मैं n को रिप्लेस करने, n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू आई mg अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। mg तो mg जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, n को रिप्लेस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो mg अपॉन क्या आई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अगर ये हल्के से गलत लिखी गई तो फिर क्वेश्चन जो है वो लेंदी हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा राइट, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अपने आप ही आगे से अगला स्टेप जो वो दिखने शुरू हो जाता है। अब m से m को हम कैंसिल कर सकते थे, और इसमें इसको लिख सकते हैं, अगर मान लो कॉस, अगर हम साइन थीटा से जो है वो कॉस थीटा जो है वो अगर हम कॉमन ले लें ऊपर और नीचे, तो ऊपर बन जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू, या ऐसे सोच लो कि डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा इन द लेफ्ट साइड, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर and denominator by cos theta on the left side, left hand side। तो ये बन जाएगा cos थीटा डिवाइड करना शुरू कर दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, g तो एज इट इज रहेगा, g ये ऐसे, sin थीटा अपॉन cos थीटा बन गया tan थीटा
प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 हो जाता, नीचे भी ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर का करें cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r. So ultimately जो फार्मूला आया that is equal to v square is equal to rg, ये लिख देते हैं, v square is equal to rg into tan theta plus mu upon वन माइनस म्यू tan थीटा. सर हम ऐसे एक साइड डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, जो cos थीटा से मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब डिवाइड कर रहे हैं तो उससे जो है वो cos थीटा तो कैंसिल हो रहा है ना. मतलब ऐसे सोच लो, ऐसे ये वाला स्टेप इस तरह से किया मैंने, यहाँ पे भी cos थीटा लिख दिया, यहाँ पे भी cos थीटा लिख दिया, तो आपस में ये ओके कैंसिल सर. हो गया ना, ओके राइट. सर. ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये वैसे इसको निकाल देना. तो हमें रूट v चाहिए थी, तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला इसका रूट स्क्वायर खत्म करते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, तो v इज इक्वल टू आ गया आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा. एक बार चेक करने दो, आर जी टेन थीटा म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, राइट. ये फार्मूला आ गया, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको क्लियर. v इज इक्वल टू आ गया, v इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा and then whole under root. So this is the required expression for the velocity in case the friction is also there. तो फ्रिक्शन के केस में जो है वो ये आ जाएगी. सपोज तुम्हें बोला जाता ये जो है वो हमारी जो है वो मैक्सिमम जो वेलोसिटी जिसके साथ जिस पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर रखा है उसके साथ जो वो कैलकुलेट किया. समटाइम ये बोलता है कि बताओ इसमें ऑप्टिमम स्पीड जो है वो क्या हो सकती थी. ऑप्टिमम स्पीड का मतलब ही ये होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो फ्रिक्शन वर्ड जो वो यूज ना कर रहा हो, तुम्हें कह रहा है कि ऑप्टिमम स्पीड बताओ कितनी होगी. तो ऑप्टिमम स्पीड का मतलब जो v है, सपोज मैं v ऑप्टिमम स्पीड के लिए vo लिख देता हूँ, v को रिप्लेस कर दो vo से. ये तब होगी व्हेन फॉर ऑप्टिमम स्पीड द म्यू जो है वो कितना हो, 0. तो सिंपली जो है वो ऑप्टिमम स्पीड के लिए फार्मूला जो वो क्या आ जाएगा, विच इज म्यू की रिप्लेस कर दो 0 से, तो ऊपर हो गया आर जी टेन थीटा, नीचे जो है वो बचा कुछ नहीं, तो आर जी टेन थीटा. सो दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड विद विच वी कैन टेक द कर्व. तो v इज इक्वल टू ये आ गई. यहीं से जो है वो मान लो टेन थीटा निकालना होता तो v स्क्वायर अपॉन आर जी लिख सकते थे. ये सब जो है इससे सेम चीज जो है वो इसी का जो है वो आगे एक और था, जिसमें जैसे आप लोगों ने देखा जो रेसिंग होती है बाइक्स की या साइक्लिस्ट होता है, जब टर्न लेता है तो अपने आप को बेंड कर देता है एक तरफ. मतलब जब टर्न ले रहे होते हैं तो जैसे अगर सपोज ऐसे ही कुछ सोचे, ये मान लो, तो जिसे बोलते हैं हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. ये भी जो है वो इसी से रिलेटेड जो एप्लीकेशन थी, साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट.
कि साइक्लिस्ट जो होता है वो बेंड करता है जब टर्न जो वो लिया जाता है, तो उसमें जो है वो क्या है, मतलब ये सिचुएशन ये होती है ना कि ये टायर यहाँ पे वही सेम कि जो एन होगा ये सिचुएशन होगी कि ये एंगल जो है वो थीटा, ये बन गया एन कॉस थीटा और ये बन गया एन साइन थीटा और ये जो है उसका वेट mg। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कि साइक्लिस्ट जो वो बेंड क्यों करता है जब वो टर्न लेता है, तो सिंपली किस लिए बेंड करता है, अगर वो बेंड नहीं करेगा तो जो उसका उसको सेव जब टर्न करता है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करने के लिए जो है वो उसको मतलब इतनी नहीं मिलेगी कि ताकि जो वो सेफली जो वो टर्न कर सके। जैसे वो बेंड करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो है वो उसे हेल्प करता है सेफ टर्न लेने के लिए। तो सिंपली एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg के इक्वल, और जो n साइन थीटा है वो दे रहा होगा उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स या प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स पर टेकिंग द कर्व। वही सेम सारी चीजें, रेडियस r, उसका मास m, तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला आ गया। मान लो ऐसे लिख लो कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो ये 1 इक्वेशन दे दो, इसको 2 दे दो, अब डिवाइड कर दो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 divided by 2 n gets cancelled, tan theta is equal to simply बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की कितने एंगल पे बेंड करना चाहिए, तो फार्मूला आ गया v स्क्वायर अपॉन rg, जो अभी पहले भी जो है वो निकाला था, वहां पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर रखा था, यहाँ पे जो है वो तो पूछा जाए कि वाई साइक्लिस्ट बेंड, सो दैट द नॉर्मल रिएक्शन जो है वो द कंपोनेंट ऑफ अ नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इज प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इन टेकिंग अ कर्व, इसलिए जो वो साइक्लिस्ट जो वो बेंड करता है। तो ये सिचुएशन जो हो जाएगी। ऐसे इससे रिलेटेड कुछ और होते हैं क्वेश्चन जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं हम, लाइक कॉनिकल पेंडुलम। अब ये चीजें जो है वो तुम्हें शायद ही जो है वो इसमें स्कूल लेवल पे पूछी जाएंगी। कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम जो है वो ऐसे मान लो कि ऐसे कुछ ये पेंडुलम जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हो, थोड़ा और टेढ़ा कर देते हैं, जब पेंडुलम जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल जो डिस्क्राइब कर रहा हो, यानी कि व्हेन अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग and execute a uniform motion in a horizontal plane like this. ये मान लो पेंडुलम ले लो जिसका मास m, और ये क्या एक हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हो, ये एंगल जो थीटा, ये ऐसा कुछ थोड़ा मतलब तुमने ये इमेजिन करना है कि ये जो है वो एक ऐसे रस्सी से एक बॉब को जो है वो अगर सस्पेंड कर दें या किसी ऑब्जेक्ट को जो वो हैंग कर दें और उसको जो है वो ऐसे वर्ल करें हॉरिजॉन्टल सर्कल जब दें, तो इसको बोला जाता है कॉनिकल पेंडुलम। तो एनी बॉडी व्हिच इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग एंड describe a uniform circummotion in the horizontal plane as shown, that is called conical pendulum. अब यहाँ पे भी जो है वो
क्या सिचुएशन होगी जो टी है, किसकी वजह से जो है वो ये जो सर्कल, क्योंकि सर्कल अगर डिस्क्राइब कर रहा है, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है या सर्कुलर मोशन में है, तो डेफिनेटली जो वो उसे सर्कुलर मोशन के लिए जो वो एक फोर्स की जरूरत होती है विच इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो लगनी चाहिए। अब वो किसकी वजह से जो वो कौन प्रोवाइड करेगा उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को, वो देखते हैं। नाउ द सिचुएशन हियर द टी लाइक दिस, ऐसे लग रहा होगा ये टेंशन टी। तो कंपोनेंट्स में ब्रेक, ये एंगल भी जो है वो थीटा, तो ये बन गई टी कॉस थीटा और ये बन गया टी साइन थीटा। अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो मैंने ये करा टी साइन थीटा। फिर वेट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है तो वेट जो वो सिंपली कैसे, जैसे नीचे डाउनवर्ड mg जो इस तरीके से जो वो एक्ट कर रहा होगा। और हमें स्ट्रिंग की जो वो लेंथ दे रखी है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, l है। ये लिख देते हैं कि l जो वो दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो वो है। और ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है उसका रेडियस भी मानना पड़ेगा। मान लो कि ये जो रेडियस जो वो कितना है, r ले लेते हैं ये सेंटर से। तो r क्या है, r इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सिंस जो हमारे पास फार्मूले बनते हैं, ऑब्वियसली ये जो है वो रोटेट कर रहा होगा तो कुछ वेलोसिटी जो वो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि रोटेशन मोशन हो रहा है तो हम वेलोसिटी जो वो लेंगे वो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो लेट अस से कि कितनी वेलोसिटी से, मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जो है वो ये पेंडुलम ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल जो वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो ओमेगा जो है वो क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। So T cos theta, vertical component of the tension जो that is T cos theta, it balances the weight of the this body or a pendulum, and the T sin theta, the horizontal component of tension, provide the necessary centripetal force। तो टर्न करने के लिए जो centripetal force, तो T cos theta is equal to T cos theta ये एक एप्लीकेशन है, अगर हमें मतलब कैसे जो वो टेंशन का कंपोनेंट और फिर कैसे जो वो फोर्स को इन्वॉल्व करना है। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा जो वो इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और बच्चों जैसे कि हमें वेलोसिटी का आइडिया नहीं दे रखा, हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। तो ये सर्कुलर मोशन में जो है वो लॉज ऑफ मोशन का जो है वो एक हमने पार्ट में किया था कि v जो है वो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। दैट मीन्स ओमेगा जो है वो रिप्लेस की v की जगह जो है वो आर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट v या फार्मूला ही ओमेगा की टर्म में, पर हमने फार्मूला जो एम बी स्क्वायर अपॉन आर जो वो याद किया हुआ है, तो v को रिप्लेस कर दो आर ओमेगा से। तो यहाँ पे हो जाएगा ये r का स्क्वायर, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले r से r कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो t साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। दो इक्वेशंस जो है वो आ गई। क्योंकि हमें रेडियस का जो है वो आइडिया नहीं है, इस r को l की टर्म में जो वो बदलना है। तो r को l की टर्म में अगर चेंज करना हो तो कैसे कर सकते थे कि जो है वो इसको हम l की टर्म में जो वो लिख सके r को।
तो ये जो है वो थोड़ा सोचने वाला था कि आर जो है वो किसके इक्वल होगा एल की टर्म में। सोच सकते हो बच्चों कि मुझे आर रेडियस जो है वो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल जो डिस्क्राइब करा है या रेडियस आर है, इसको स्ट्रिंग की लेंथ की टर्म में अगर लिखना होता, मैं डायग्राम से जो है तुम्हें कहता हूँ सर पाइथागोरस से हाँ, मतलब तुम्हें जो वो ये वैल्यू पता होनी चाहिए ना, फिर उसके लिए फिर बाद में तो चलो पाइथागोरस लगा दो। मतलब ये ऐसी सिचुएशन होगी ना, इस तरह से ऐसे ये, तो एक्चुअल में ये जो है वो आर ही है, ये सिचुएशन है, और ये जो है वो एल है। तो ये एंगल जो है वो है थीटा। तो एल का जो वो अगर मैं कंपोनेंट में भी बात कर रहा तो आर जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, आर विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा। नहीं आया समझ? फिर देखो, मान ये ओ है, ये ए कह दो, इसको बी कह देते हैं। आज इस ट्राइंगल में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, बी ओ जो है वो निकालना है। जो बी ओ है उसी को आर कह रहे हैं। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा बी ओ और हाइपोटेन्यूज है हमारा एल। तो बी ओ इज इक्वल टू एल साइन थीटा, इसलिए मैंने आर को लिख दिया एल साइन थीटा। दैट मीन्स देयरफॉर टी साइन थीटा जो है वो इज इक्वल टू, फार्मूला था एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो मैं आर को रिप्लेस कर दूंगा एम एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। राइट बच्चों, इसे अब इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी वो क्या थी, टी कॉस थीटा जो है वो जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट था वो वेट को बैलेंस कर रहा था। तो ये अब दोनों को जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, जिससे टी से टी कैंसिल हो जाएगा और एम से एम कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा यहाँ पे फर्दर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये जो रह रहा है यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा जो है वो कैंसल। तो ये बचा क्या, टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। अब ज़्यादा बेटर, तो अब जो डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, टी से टी कैंसिल। यहाँ पे ओमेगा जो वो हमें फाइंड आउट करना था, ओमेगा की वैल्यू एम से एम भी कैंसिल हो गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया जी ओवर एल कॉस थीटा एंड देन अंडर द रूट। तो ये ओमेगा की वैल्यू जो वो आ जाएगी। ऐसे अगर मान लो इस कॉनिकल पेंडुलम का तुम्हें पूछा होता है कि टाइम पीरियड क्या है, तो ओमेगा को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब हमने जो है वो जो पार्ट था जब सर्कुलर मोशन का, तो उसमें जो वो किया है कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टी भी होता है। सो देयरफॉर टी के लिए फार्मूला आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू आई है जी ओवर एल कॉस थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा जा रहा है तो एल कॉस थीटा जो वो ऊपर चला जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी देन अंडर रूट, ये आ जाएगा। तो टाइम पीरियड के लिए जो है वो फार्मूला बन। ऐसे ही हमें ये पूछा होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर बोला होता है कि फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। इसे लेट्स से मैं अभी फ्रीक्वेंसी का जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो यूज करते हैं, दैट इज न्यू। न्यू इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो न्यू इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/2 पाई जो एल कॉस थीटा वो नीचे चला जाएगा, जी ओवर एल कॉस थीटा एंड देन अंडर रूट। तो ये फ्रीक्वेंसी जो आ गई, मतलब रेवोल्यूशन
पूछा होता है कि रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो इस तरीके से जो वो कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you, sir.